वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस क्या है और इसकी खोज किसने की, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किया था, इसको देखा था। और ये कोशिका द्रव्य में धंसा एक लगभग गोल आकृति गहरे रंग का जीव द्रव्य का एक विशेष भाग होता है। यानी ये जीव द्रव्य में पाया जाता है, जीव द्रव्य का ही एक विशेष भाग होता है। जनरली सभी जीवधारी की कोशिका में केंद्रक की संख्या 1 होती है, लेकिन कुछ जैसे नीली हरी क्लेडोफोरा नामक जो शैवाल होता है, उसमें केंद्रक की संख्या 1 से अधिक होती है। और केंद्रक की बात कर ले तो ये केंद्रक जैसे कोशिकाओं में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उसका जो संचालन करता है वो केंद्रक ही करता है। केंद्रक के बिना कोई भी कोशिका ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकती है। और बात कर ले कि केंद्रक होता किसमें है, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वेल डेवलप्ड उपस्थित होता है, जबकि जीवाणु, नीली हरी शैवाल, इन सब कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। यानी ये केंद्रक का जो केंद्रक कला होता है वो नहीं पाया जाता है। और इसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिन थ्रेड्स, ये सब जीव द्रव्य में ही बिखरे होते हैं। इस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, इसमें उपस्थित नहीं होता है। तो आगे हम केंद्रक के स्ट्रक्चर के विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो ये रहा केंद्रक की एक संरचना, जिसमें 4 भाग होते हैं। पहला केंद्रक कला, दूसरा है केंद्रक रस, तीसरा केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। केंद्रक कला जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक रस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड्स, ये था इसके भाग, जिस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो केंद्रक कला जो होता है, वो जो केंद्रक में जीव द्रव्य भरा होता है उसको घेरे हुए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेन का होता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, जो कोशिका कला जैसा ही होता है। और बात कर ले जो केंद्रक कला होता है, उसमें जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, जिससे केंद्रक कोई भी मटेरियल का आदान प्रदान कर पाता है बहुत ही इजी वे में। तो इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये 2 मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन जगह जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर के लगा होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन। तो ये तो था केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन पर ये जगह जगह राइबोसोम्स भी लगे होते हैं। अब आगे सेकेंड पॉइंट है ये केंद्रक रस न्यूक्लियर शेप, इसे न्यूक्लियोप्लाज्मी कहते हैं और कैरियोप्लाज्मी कहते हैं। कैरियो का अर्थ होता है न्यूक्लियस, और इसीलिए इसे कैरियोप्लाज्मी कहा जाता है। कैरियोप्लाज्म एक तरल पदार्थ होता है जो कि पूरा भरा होता है। इसमें एक क्रोमैटिन थ्रेड्स होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है, जो धसे हुए रूप में होता है। अब इसमें और क्या क्या होता है, तो इसमें आरएनए होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और इसमें प्रोटीन और न्यूक्लियर एंजाइम भी उपस्थित होता है। और इसी में जो गहरे कलर, इसको गहरा कलर देता है, वो यही क्रोमैटिन थ्रेड्स की वजह से ही देता है। और इसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और ये है यूक्रोमैटिन, जो कि बीच वाला भाग है,
और आउटर वाला भाग है पेरीक्रोमेटिन। ये जो बाहर है वो ये सब भी क्रोमेटिन के ही भाग होते हैं और बीच में ये न्यूक्लियोलस होता है। ये तो था न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही ये क्रोमेटिन उपस्थित होता है। अब आगे का पॉइंट है केंद्रिका, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस ये बीच में धंसा हुआ गोल आकृति का एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये इस न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये पूरी तरह इसका खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसका जो नाम है वो बोमेन नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम न्यूक्लियोलस रखा था। और बात कर ले कि सभी जो कोशिकाएं होती है उसमें एक केंद्रक में 2 से अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, यानी जनरली एक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ में 2 से अधिक भी केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। जैसे प्याज को ले लें हम उदाहरण के रूप में, तो प्याज में न्यूक्लियोलस 4 की संख्या में उपस्थित होता है। और न्यूक्लियोलस में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस में 10% आरएनए होता है, 85% प्रोटीन होता है और 5% तक डीएनए होता है। ठीक है। और केंद्रिका के चारों ओर कोई कला नहीं होती है। केंद्रिका का निर्माण गुणसूत्र के द्वारा होता है। इसका निर्माण गुणसूत्र के द्वारा होता है। और आगे बात कर ले तो इसमें मुख्य 4 भाग होते हैं: एमॉर्फस मैट्रिक्स, ग्रेनुलर पोर्शन और फाइब्रिलर प्रोटीन और क्रोमेटिन। एमॉर्फस मैट्रिक्स क्या होता है? ये समांगी भाग होते हैं। इसमें प्रोटीन कण और धागे बिखरे रहते हैं। और आगे बात कर ले ग्रेनुलर पोर्शन में, ये इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल भाग होते हैं जो राइबोसोम्स को बनाने में मदद करते हैं, निर्माण में मदद करते हैं। ये कहा जाता है कि ये न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम्स का निर्माण होता है। तो ये ग्रेन्युलर भाग में, ग्रेन्युलर में ही राइबोसोम्स का निर्माण होता है। अब आगे है फाइब्रिलर प्रोटीन। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। और क्रोमेटिन, ये इसमें क्रोमेटिन होता है। और ये जो बाहर का भाग होता है उसे पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। और जो अंदर होता है इसे इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन बोलते हैं। और आगे चौथा पॉइंट है क्रोमेटिन धागे, जिसे क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं। तो क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या है? ये धागे के जैसा ये एक दूसरे के ऊपर ये लपेटे होते हैं, इस प्रकार जैसे कि एक जाल जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये वास्तविक जाल नहीं होते हैं। ये इसका प्रत्येक सिरा अलग होता है जो आगे चल करके गुणसूत्र बनाता है। ये सब जो क्रोमेटिन धागे दिखाई दे रहे हैं वो जाल जैसा शुरू में दिखाई देता है, लेकिन जब कोशिका का विभाजन होता है तो यही क्रोमेटिन थ्रेड्स छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब आगे बात कर ले कि केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग ही क्रोमेटिन होता है। और रासायनिक दृष्टि से ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन का बना होता है। इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे। तो ये है क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स न्यूक्लियोप्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड और बेस प्रोटीन से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, बेस प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन होता है। और न्यूक्लिक एसिड जो पेंटोज शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन,
ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। और पेंटोज शुगर भी ये इससे मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनता है। और बेस प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है कि ये क्रोमैटिन थ्रेड्स होता है, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स ही डीएनए होता है और ये इस पे जेनेटिक मटेरियल निहित होते हैं, यानी कोड फॉर्म में ये उपस्थित होता है। और ये हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी कुछ मात्रा में ये पाए जाते हैं। और आरएनए क्या होता है, ये डीएनए से बना होता है आरएनए। और ये आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है, यह केंद्रक में संचित होता है। ये आरएनए जो कि जीव द्रव्य में होता है वो डीएनए से मिलकर डीएनए से बना होता है जो केंद्रक में संचित होता है। और यहाँ से कोशिका द्रव्य में जाकर राइबोसोम पर जुड़ जाता है। और कुछ आरएनए घुलित अवस्था में होते हैं जो कि ट्रांसफर आरएनए से कहा जाता है। तो यहाँ ये था केंद्रक यानी न्यूक्लियस। थैंक यू। डीएनए को और हम विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करें तो डीएनए डीऑक्सी राइबोस शुगर और बेस जो कि नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजिनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन ये नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो कि ग्वानिन और एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। प्यूरिन बेस एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जबकि पिरिमिडिन थायमिन और साइटोसिन होते हैं। ये नाइट्रोजिनस बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर से मिलकर के न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। और न्यूक्लियोसाइड्स फास्फोरिक एसिड से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। चूँकि 4 तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, इसलिए 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। और ये न्यूक्लियोसाइड्स की कई सारी इकाइयाँ जुड़ करके और न्यूक्लियोसाइड का एक अणु फास्फोरिक एसिड से मिलता है और न्यूक्लियोसाइड्स बनाता है और ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। न्यूक्लियोटाइड्स की कई सारी इकाइयाँ जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही डीएनए होते हैं। और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि 2 थ्रेड्स होते हैं और ये दोनों थ्रेड्स हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये था डीएनए। थैंक यू सो मच।